नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप अड्डा है और लल्लन टॉप अड्डा में आज के मेहमान हैं मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर और कभी नेता बनने की कोशिश करने वाले भी और व्यवसायी भी, ऐसे प्रकाश झा। प्रकाश झा शायद मन में कोस रहे होंगे कि ये कमबख्त लोग मेरी उस पारी को ले ही आते हैं खींच के। ऐसा होता है क्या सर कि बार बार वो पॉलिटिक्स वाला जिक्र आ जाता है तो जब मन कसैला होता है कि यू पास इट ऑफ कि ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कसैला होने की क्या बात है। मैंने प्रयास किया था, मैंने कुछ करने की कोशिश की थी और जनता की कसौटी पे खरा नहीं उतरा, तो ये तो अच्छी बात है। मैं आज सुखी हूँ, खुश हूँ इस बात से कि मैं उस जगह पे नहीं हूँ और जहाँ हूँ अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन प्रकाश जी, कई मुझे जो बिहार के नौजवान मिलते हैं, चाहे वो चंपारण के इलाके के हों या दूसरे, वो कहते हैं कि आ, नुकसान तो हमारा ही हुआ। तो हमने पूछा कैसे हुआ, तो बोले यार एक पढ़ा लिखा आदमी आता, रिप्रेजेंट करता, तो चार कायदे की चीजें ही होती। अब ये तो उनकी सोच है और उनकी समझ है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। कोई ऐसा इरादा नहीं है वापस नहीं, उस? वो सत्र खत्म हो गया। हमने अपने जीवन में 10 वर्ष पब्लिक लाइफ में प्रयास करने की कोशिश की और यही सोच के रखा था, और उसके अलावा भी दुनिया भर का काम है। हाँ, वो तो है ही। और जो सोच के रखा हुआ है, और बड़ी कहा मैंने, बड़ा खुश हूं कि मैं अपने काम को, अपने पैशन को परसू कर रहा हूं और फिल्में बना रहा हूं, और जो कुछ भी मन में आता है अच्छा काम करने का, सिनेमा हॉल बना रहा हूँ, मॉल बना रहा हूँ, तो अच्छा लगता है, कर रहा हूँ। अच्छा, प्रकाश जी, आपकी फिल्म आ रही है परीक्षा Z5 जी, पर। आ, कितने अंतराल के बाद ऐसा हुआ कि आपने फिल्म लिखी भी है? मैंने तो हमेशा अपनी फिल्में लिखी हैं खुद। अभी को राइटर नहीं रखते हैं सर साथ में? नहीं, रहते हैं ना, को राइटर हम्म। रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, एडवाइजर रहते हैं। मैं बहुत लोगों को प्रोफेशनली अपनी स्क्रिप्ट देता हूँ कि भाई चीर फाड़ करके दीजिए, आप पैसे लीजिए, मेरी फिल्म की जो बुराइयां हैं स्क्रिप्ट में, क्योंकि स्क्रिप्ट लेवल पे जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। जी। वैसे तो रहते हैं, बट लेकिन मूल पटकथा, मूल कहानी, मूल काम, शुरुआत तो मैं ही करता हूँ, लिखता ही हूँ। मैं अपने दर्शकों के लिए, खासतौर पर जिनकी सिनेमा में अतिरिक्त किस्म की दिलचस्पी है एक स्कॉलर के तौर पे, उनके लिहाज से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो कोलैबोरेशन का प्रोसेस होता है प्रकाश जी, राइटिंग का, वो किस तरह का होता है? मतलब एक कोलैबोरेशन वो भी रहा होगा जो आप लोगों का जो बहुत ही एक FTI का लेजेंडरी टाइम था, मतलब बड़े बड़े दिग्गज निकल रहे थे उस दौर के, जो बिल्कुल शुरुआती बरस थे, तब कैसे कोलैबोरेशन होता था और आज के दौर में कैसे होता है? मतलब कि एक फाइनल से ये है, स्केलेटन ये है, नाउ यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स, या जैसे आपने खुद कहा कि मैं अलग अलग प्रोफेशनल्स को देता हूँ, वो फाइनल शेप तक कैसे आते हैं? नहीं, आप शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए। जो राइटिंग मूल का प्रोसेस सर। मूल राइटिंग जो है वो एक ही आदमी करता है। जी। जो कोलैबोरेशन होती है वो एक ड्राफ्ट लिखने के बाद में, हम जैसे हमारे साथ अंजुम रजब अली लिखते हैं या कभी दूसरे राइटर्स लिखते हैं, तो हम अपना ड्राफ्ट लिखने के बाद में उनको देते हैं, वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में उनके हिसाब से कुछ कमियां नजर आती हैं, कुछ ऐड करना होता है, तो वो एक लिस्ट बनाते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, हमारी डिस्कशन होती है। उसके बाद अगर लगता है कि हम साथ और काम कर सकते, तो उनको कह सकता हूं मैं कि चलो भाई एक ड्राफ्ट आप लिख के दो इसका, फिर वो लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर हमारे पास आती है वो चीज और फिर हम उस पर लिखते हैं। इस तरह से हम, ये प्रक्रिया जो है वो लंबी चलती है, इसमें हम और लोगों को भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता है कि एक कैरेक्टर कोई और डेवलप कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर कोई और डेवलप कर रहा है, एक इंसिडेंट कोई और, ऐसा नहीं होता है। वो काम जो भी करता है वो मुकम्मल करता है, और राइटर, बेसिक राइटर, ओरिजिनल राइटर एक ही होता है। ये सर परीक्षा जो फिल्म है, इसका शुरुआती ख्याल क्या था, ट्रिगर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं बहुत ही चलताऊ भाषा में? ये एक अरसे से मेरे दिमाग में ये बात थी कि हम शिक्षा की बात करते हैं, और शिक्षा जो है वो, उसके लिए हमने बहुत सारी चीज, मंडल कमीशन से लेकर के और आज तक, और जितना कुछ भी शिक्षा को बढ़ाने के लिए देश में सरकारों ने, लोगों ने, प्राइवेटली बहुत सारा काम हुआ है।
और खास करके मैं जहाँ से आता हूँ, बिहार से आता हूँ, वहां तो एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। वो घर बेच देगा, गहने बेच देगा, भूखा रहेगा, मरता रहेगा, लेकिन किसी भी तरह से बच्चे को एजुकेट कराएगा। उसकी उम्मीद रहती है कि ये पढ़ लिख गया तो इसको मौके मिल सकते हैं। लेकिन होता वही है कि अच्छी एजुकेशन या अच्छे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनकी पहुंच के बाहर रहते हैं। तो फिर वो हैव और हैव नॉट का सवाल आ जाता है। मैंने आरक्षण में इसका जिक्र किया था। जी जी जी। तो ये चीज तो हमेशा से दिमाग में थी। और रिक्शा वाले, क्योंकि मैं भी जब बचपन में रिक्शे में बैठ करके 10 बच्चे को एक रिक्शे में बिठा करके और वो कॉन्वेंट लेके जाता है, आज भी वो आप देख लें, किसी भी बड़े शहर में जाएं आप नॉर्थ इंडिया के, तो आपको नजर आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। कि एक रिक्शा वाला जो है कैसे, तो उस रिक्शा वाले के बारे में मैं सोचता था कि इसका भी तो बच्चा होगा, ये अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता होगा, क्या सोचता होगा, क्या उम्मीद रखता होगा। मतलब ये है कि हमारे फिल्म में एक जगह है कि एक रिक्शा वाला बड़ी उम्मीद से बच्चे को पढ़ाना चाहता है और दूसरा रिक्शा वाला जो कहता है हाँ अगर तेरा बेटा इंग्लिश पढ़ गया तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है। ये मतलब उसकी पहुंच सोच उतनी ही है। तो इस ख्याल को रखते हुए हमारे हमारे यहाँ डीजीपी होते थे अभयानंद जी। जी जी, बहुत ही कमाल के फिजिक्स के टीचर हैं। फिजिक्स के फिजिक्स थे, के मैथ्स के टीचर, थे? फिजिक्स के ही हाँ टीचर थे। फिजिक्स। और सुपर 30 स्टार्ट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी जी जी। वो एक बार हम बैठे थे और बात करते करते उन्होंने कहानी सुनाई कि जब वो जहानाबाद में पोस्टेड थे तो नक्सलों के गांव में उनका पीछा करते हुए जाते थे। नक्सल तो मिलते नहीं थे, उनके बच्चे मिलते थे। हाँ। तो उनके बच्चों से बात करते करते सडनली बहुत इंस्पायर्ड हुए। बड़े नेटिव इंटेलिजेंस से उनके बच्चे जवाब देते थे फिजिक्स के सवालों के, मैथ्स के सवालों के। तो इन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। उनमें से कुछ तेज वेज थे, उनको खास करके गया लेकर के आए, उनको कोचिंग वोचिंग देना शुरू किया। और कुछ चले भी गए उसमें से इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई बच्चा किसी का हो, अच्छे आदमी का हो, जो आदमी क्राइम में चला गया हो उसका हो, कहीं भी हो, बच्चा बच्चा होता है। अगर उसमें इंटेलिजेंस हो तो वो निकल सकता है। लेकिन जब रियल लाइफ में आप इसको लेकर के आए तो क्या क्या मुसीबतें उसको झेलनी पड़ेंगी। तो इस रिक्शा वाले की कहानी बनी, यही है इसकी मूल कथा। प्रकाश जी, अभी आप मुझे ये प्रसंग सुना रहे थे तो बिहार के ये एक चर्चित आईपीएस ऑफिसर रहे अमित लोढ़ा। तो उन्होंने भी एक किताब लिखी एक अपराधी पर। तो उस अपराधी की भी यही ख्वाहिश थी कि वो अपराधी है, जेल जाता है, भागा फिरता है, पर फोन पे पत्नी से बात करता है तो डांटता है कि बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है कि नहीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा है कि नहीं। तो उसकी चिंता भी वही है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। आ, सर ये अगर आप बताना चाहें तो कास्टिंग का प्रोसेस कैसा रहता है आपका? जैसे आपने आदिल को लीड रोल के लिए लिया या संजय सूरी, प्रियंका घोष, तो ये लिखते वक्त ही जहन में आते हैं या बाद में देखते हैं कि क्या कैसे रहता है सर? नहीं, पहले तो कहानी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे जैसे स्क्रिप्ट पकती जाती है वैसे वैसे चेहरे सामने नजर आते रहते हैं। और आदिल का ऐसा हुआ था कि संयोग से मैं उस दिनों इस बनाने की सोच ही रहा था कि असम में गुवाहाटी में किसी फंक्शन में मुझे जाना पड़ा और आदिल भी वहां आए थे। अच्छा। आदिल आए तो आदिल ने मुझसे कहा बस मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मैंने बातों बातों में, खाना खाते खाते मैंने उनको कहानी सुनाई कि देखो ऐसी एक कहानी मेरे दिमाग में आई है और हमने उसको लिखा है। और मुझे ऐसा लगा बात से ही कि ये बिल्कुल सही बैठते हैं। उस चीज में एक गट फीलिंग होती है। तो मैंने वहीं उनसे पूछ दिया, मैंने कहा देखो सुना तो दिया आपको, अब ये रोल जो है आपको करना पड़ेगा। वो तो उछल पड़े, बोले बहुत बढ़िया मैं करूंगा इसको। तो वहां कास्टिंग हुई। उसके बाद हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है श्रुति महाजन। उनको उनको मैं हमेशा, राजनीति के जमाने से हमारे को कास्टिंग में मदद वगैरह करती है। तो बाकी के जितने भी कास्टिंग थी वो सब धीरे धीरे उन्होंने जमा किया। बहुत सारे बच्चे देखे हमने। वो शुभम करके लड़का है, उसने काम किया है, वो इवेंचुअली वो मिला। प्रियंका बोस जो है वो, उनकी जितने भी हमारे पास सामने आए, क्योंकि वो बच्चा मिला, आदिल मिला, तो इन दोनों के माँ कैसी होगी वो हिसाब सोच करके, और अच्छी एक्टर हो वो वर्कआउट करके, दे शुड लुक लाइक अ फैमिली, बिलीवेबल होने चाहिए। तो बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब रांची से ही हैं, लोकल वहाँ के एक्टर्स हैं, थिएटर से हैं। और बड़े अच्छे मजे कलाकार लोग हैं। हम वर्कशॉप भी करते हैं, लंबा हफ्ता 10 दिन का वर्कशॉप हमारा होता है सबके साथ में।
तो वो सारा प्रोसेस अपना चलता है। बाकी मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब आप बांटना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो ऐसे ही होता है। प्रकाश जी, मुझे लालच तो बहुत है कि आपकी जितनी जितनी परीक्षाएं रही, रामजस से मुंबई, मुंबई से एफटीआई, एफटीआई से फिर वापस, उन सब प्रसंगों पे आओ। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ इज इट फॉर अ फिल्म मेकर लाइक यू, जो 4-5 डिकेड से इंडस्ट्री में है, कि ये अभी फिल्म को ओटीटी पे रिलीज करना है, सिनेमा घर में नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो नया इकोसिस्टम है। अच्छा है, अभी हम इसको जांच रहे हैं। हमारे लिए इस वक्त तो ये ऐसा है कि सिनेमा कब खुलेगा, कब लोग जाना शुरू करेंगे, कब वो विंडो मिलेगा, कितनी फिल्में पहले से जमा हो गई, वो कैसे रिलीज होंगी, इन सारी चीजों के बीच में इस परीक्षा को, जो अपने मायने छोटी सी फिल्म है, इंटीमेट सी फिल्म है, तो बातचीत चलते ओटीटी पे जब रिलीज करने के बाद, तो कम से कम एक ये होता है कि लोग देख लेंगे इसको। ओटीटी पे आ जाने के बाद देखने की सुविधा हो जाती है लोगों की। Z5 पे जब इसको लाने की बात हुई और वहां से प्रस्ताव आया और हम लोगों ने बात की, तो एक तो ये था। बाकी हसरत तो रहती है हमारी, हम फिल्म बनाते ही हैं सिनेमा हॉल के लिए, और सिनेमा हॉल के ऑडियंस के लिए उस स्केल की फिल्म बनाते हैं। तो अब ये नई चीज है, और मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग इसको जांच रहे हैं, देख रहे हैं कैसा होता है, कैसे बात बनती है। यही कह सकता हूँ अभी इसके बारे में। अभी सर ऐसा हुआ कि जब हम एक कहानी की जमीन तलाश रहे हैं तो बहुत सारे ब्यौरे मिले, लेकिन फिल्म का एक अनुशासन है कि 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे में खत्म करना है। लेकिन अब ओटीटी पे वेब सीरीज का फॉर्मेट आ गया है, तो आप उस कहानी को 6 घंटे में भी कह सकते हैं या 2 सीजन में भी कह सकते हैं। तो वैसा कुछ आपके मन में आया हो कि इस फॉर्मेट में भी अब दाखिल होना है? कई आपके संगी साथी अब वेब सीरीज के फॉर्मेट में दाखिल हो रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोग एक काफी बड़ा सा वेब सीरीज हमने कंप्लीट किया है, जो कुछ दिनों में रिलीज भी होने वाला है, लेकिन उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त परीक्षा की बात हो रही है। बट मतलब हम ऑलरेडी उसमें प्रवेश कर चुके हैं। हमारा एक वेब सीरीज इसी महीने स्ट्रीम होने वाला है। अच्छा, मतलब उसके लिए हम अलग से दोबारा बात करेंगे। क्योंकि जी आपसे बात करने की इच्छा हमारी बनी रहती है ललन जी, तो उसके बारे में बात तो अलग से करनी पड़ेगी। जी जी। मैं एक कन्फेशन भी कर दूं इससे पहले कि हमारी बात आगे बढ़े। आ, मुझे आपकी कुछ फिल्में बहुत पसंद आई, बहुत मतलब बहुत। जैसे राजनीति का जो ट्रीटमेंट था, कि हमको पता है महाभारत की कहानी है, वो हमारा एपिक है। उसी को, महाभारत रामायण को राजमौली ने बाहुबली में अडॉप्ट किया। उसी का हमें एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन महाभारत में दिखता है, बट वी कनेक्टेड विद दैट इंटरप्रिटेशन। गंगा जल, वन ऑफ द फिल्म्स वी रिलेट, मतलब उसके डायलॉग्स और हर चीज। पर बीच में कई दफा हमें लगा कि पता नहीं अभी जम नहीं रहा है। जैसे अपहरण तक आते आते वो थोड़ा मिस हुआ। मैंने फिल्में आपकी सारी देखी, मैं बहुत एकदम तसल्ली से देखता हूँ, मतलब मैं इतनी डिटेलिंग में देखता हूँ कि अच्छा अब ये आरक्षण है तो इसमें वो लेक के किनारे सीन है तो दीपिका साड़ी पहन के आ रही है तो उस साड़ी का प्रिंट कैसा है, इतना पसंद आते हैं वो डिटेलिंग। लेकिन जब मैंने प्रोड्यूसर प्रकाश झा को देखना शुरू किया, लिपस्टिक करने वाले, तो मुझे वो वापस से पुराना सा अकीदा जम गया। आपको भी सर ऐसे लगता है? डू यू लुक बैक एट योर करियर कि अच्छा अलग अलग व्यूअर्स इस तरह की चीजें देख रहे हैं, तो अब कई दफा आप जैसे दूसरों की राइटिंग को बैक कर रहे हैं, दूसरों की डायरेक्शन कर रहे हैं, एक मेंटर के रोल में, प्रोड्यूसर के रोल में, हाउ डू यू लुक एट दिस जर्नी? कुछ फिल्में काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे, कहाँ पजल फिट होती है? नहीं, ये तो आपकी सोच है। जी ये तो आप दर्शक हैं, आप सबसे बेहतरीन सोच जो है और बेहतरीन तरीके से आप देखते हैं। आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी, कौन सी फिल्म अच्छी नहीं लगी, किससे आप कनेक्ट कर पाए, किससे आप नहीं कनेक्ट कर पाए, वो सब आपके अपने कई रेफरेंसेस के हिसाब से, आपकी अपनी सोच के हिसाब से आपकी और हमारी फिल्म। बहुत सारे लोग हैं उनको राजनीति अच्छी लगी, बहुत सारे लोग हैं सत्याग्रह भी अच्छी लगी उनको, बहुत सारे लोग हैं गंगाजल अच्छी लगी, बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपहरण गंगाजल से ज्यादा अच्छी लगी। तो ये एक चीज है, हमें हर
फिल्म में जितनी ताकत लगनी चाहिए, जितनी सोच समझ लगनी चाहिए, वो सारी हम लगाते हैं, वो पूरी तरह से लगाते हैं। परीक्षा में भी लगाइए, वैसे ही लगाइए, और बन जाती है। बनने के बाद हम आगे देखते हैं। अब हमें पीछे के दौर को देखना कि अच्छा ये दौर या वो दौर, ये हम तो लगे रहते हैं। परिकल्पना, आज एक पौधा लगाया, कल दूसरा लगाएंगे, रोज नया, सुबह उठते हैं कहते हैं अच्छा आज ये लिखते हैं, आज ये पढ़ते हैं, आज ये करते हैं। वेब सीरीज बनाई, उसमें पूरी जान लगा दी। फिर चीजें हैं। मुझे तो कभी ऐसा सोचने में लगता ही नहीं है कि अच्छा ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ। ये चीजें अपने आप एक नेचुरल तरीके से होती हैं कि एक परिवार में 10 बच्चे होते हैं, उस 10 बच्चों में से कोई किसी चीज में अच्छा निकलता है, कोई किसी चीज में अच्छा निकलता है, कोई नहीं निकलता है, कोई हैंडीकैप्ड रह जाता है। वो समय समय की बात है। मैं उस हिसाब से नहीं सोचता हूँ। मेरी पूरी कोशिश, मैं अगर बेहतरीन नहीं हो मेरे तरफ से एफर्ट तो मैं उसको लाऊं ही नहीं सामने। ये बहुत स्वाभाविक होता है सर कि जब बिहार की कहानियां आप कहते हैं तो वो बहुत यकीनी लगती हैं और वो रेफरेंस भी पकड़ में आते हैं, तो कनेक्ट भी फील होता है। ऐसा है कि वो कहानियां ज्यादा आप तक पहुंच पाती हैं या आप की नजर उन पे जल्दी चली जाती है? नहीं, लोगों ने बना दिया है कि मैं बिहार की कहानियां कहता हूं। मैं बिहार की कहानियां कहता नहीं हूँ। नहीं नहीं, कहानियां बिहार के अलावा भी आपने बहुत कहानियां कही हैं। वो यूनिवर्सल होती हैं। और हम्म। बिहार से की घटनाओं से संबंधित सिर्फ मैंने गंगाजल और अपहरण कही। जी, दो। गंगाजल, अपहरण, दामुल भी कही थी। दामुल उस कहानी, लेकिन उसके अलावा, इन तीनों के अलावा मैंने कोई भी कहानी बिहार से संबंधित या बिहार को बेस करते हुए नहीं कही। हम्म। अब ये है कि चूंकि विषय ऐसे रहते हैं, जमीनी विषय रहते हैं, विषय समाज को डील करते हैं, और समाज में लोग मुझे वहां से एसोसिएट करते हैं। हम्म। तो लोग अपनी समझदारी से कहते हैं। अब सत्याग्रह को भी लोग बिहार की बात कहने लगते हैं, अच्छा। आरक्षण को भी बिहार की बात कहने लगते हैं। और बिहार के लोग कहते हैं कि अच्छा हमारे बिहार को आप खाली खराबी दिखाते हो, आप बिहार के बारे में अच्छी बात नहीं करते हो। तो ये सब चीजें अपनी होती है अपनी जगह। मैं तो कहानियां कहता हूँ, कहीं की भी कहानी हो। जी। सर, परीक्षा इस फिल्म का नाम भी है और थोड़ा सा हम आपकी परीक्षाओं की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कितना वो जो एक स्टीरियोटाइप होता है कि सैनिक स्कूल के बच्चे बहुत रफ टफ स्टडी से हो जाते हैं, आप मेरे ख्याल से तिलैया में पढ़े हैं, सैनिक स्कूल जी में। जी जी जी, तिलैया में ही पढ़ा हूँ। जी। तो वहाँ की लाइफ कैसी थी पढ़ाई के लिहाज से? पढ़ाई के लिहाज से बहुत बेहतरीन लाइफ थी। बहुत बढ़िया हमारे शिक्षक थे। हमारे शिक्षकों के लेसन्स मुझे आज तक याद हैं। हर विषय के शिक्षक कमाल के शिक्षक थे। बहुत महत्वपूर्ण है वो जो 7 साल मैंने सैनिक स्कूल तिलैया में बिताए, 5वीं से लेकर 12वीं तक, वो बहुत ही कमाल। वही हमारे पास है, मेरे पास और कुछ है नहीं, क्योंकि उसके बाद तो पढ़ाई नहीं है। अच्छा। हाँ। तो रामजस में रामजस में कुछ महीने था, कोई परीक्षा भी नहीं ली, रामजस छोड़ के भाग गया था मैं। तो ये तो घर वालों के लिए बड़ा प्रकाश जी झटके की तरह रहा होगा ना, कि इतने अरमान से कि बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, या तो एनडीए में जाएगा या यूपीएससी करेगा। बहुत बहुत तकलीफ थी। एनडीए भी कंप्लीट कर गया था, यूपीएससी में तो मुझे भेज दे, मतलब बिल्कुल डेजिग्नेटेड था, लेकिन मुझे करना नहीं था ना, जाना नहीं था यूपीएससी में, इसीलिए ग्रेजुएशन किया नहीं। हाँ, लेकिन अभी तो उस टाइम वो फैसला लेना तो बड़ा लीप ऑफ फेथ रहा होगा, कि घर वाले तो बेफरिया, आप उनको बोलो कि भाई मुझे ग्रेजुएशन नहीं करना है, एंड दे विल लाइक तू करेगा क्या फिर? क्या था वो नेचुरली। मंजर? हाँ, मंजर तो था ही था। कट गए थे घर से, 5 साल तक तो बात ही नहीं हुई पिताजी से। निकल गए थे वहां से, अपने बिल्कुल अपने ऊपर आ गए थे मुंबई में। खैर वो लंबी कहानी है, कभी बैठ के बात करनी है उसके बारे में। नहीं नहीं, वो बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि बहुत। जब मैं हाँ परीक्षा का ट्रेलर देख रहा था तो मुझे आपके वो कि आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अच्छा ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो यहाँ दाखिला वहां दाखिला, वो बहुत इंस्पायरिंग कहानी है सर, प्लीज जी जी। बताइए। वो कहानी बहुत इंस्पायरिंग भी है, और वो कहानी बहुत आज की भी कहानी है। मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि आज के बच्चे जो संघर्ष करने आते हैं उनकी कहानी कोई कम संघर्ष वाली होती होगी। वो सभी की होती है, आपकी भी रही होगी, आप उसी तरह संघर्ष करने आए होंगे, आपको आपके भी जीवन में हुआ होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि किसी भी दिन
जो है वो खाली गया हो। जिस दिन भोजन किया उस दिन भी अच्छा लगा, जिस दिन भूखा रहा वो भी अच्छा लगा। तो अच्छा था। मैं बढ़िया बढ़िया बात ये हुई कि मुझे बहुत जल्दी साल भर के अंदर, यहाँ आने के साल भर के अंदर मुझे ये पता लग गया कि मुझे करना क्या है। और जब ये पता लग गया कि क्या करना है तो फिर उसमें उसी हिसाब से, उसी जतन से जुट गया। पूना फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट चला गया, वहाँ के लिए तैयारी की। तो उस तैयारी को करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, लेकिन हो गया। वहाँ गया, वहाँ फिल्म एडिटिंग का कोर्स किया, वो भी साल भर का ही कोर्स किया। फिर वहां से क्या निकल वो के आ, वहां स्ट्राइक हो गई थी, क्या हो गया था? हाँ, हड़ताल हो गई और इंस्टीट्यूट बंद हो गया। बाहर निकला तो रहने को घर नहीं, खाने को पैसे नहीं, तो काम ढूंढने लगे। और संजोग से काम मिल गया डॉक्यूमेंट्री बनाने का। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाने का सिलसिला जो 1974 से शुरू हुआ, तो फिर गया ही नहीं इंस्टीट्यूट वापस, ऐसे ही चलता रहा। एफटीआई को लेकर सर हम लोग बड़ा किस्से सुनते हैं, एक किस्म का रोमांटिसिज्म रहता है, और आप लोग और आपके आगे पीछे के बैच के जो लोग थे वो तो और भी ज्यादा। कुछ वहां के बारे में बताएंगे? नहीं, हमारे लिए एफटीआई का जो सत्र था वो बहुत ही सघन सत्र था, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था कि हम ज्यादा किसी चीज में रोमांटिसिज्म में घुसे। तो फिल्में देखना, फिल्में करना, फिल्म मेकर के साथ में काम करना और उनकी फिल्में एडिट करना, उसी में दिन रात लगे हुए थे। क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा दिन यहाँ रह नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो पूरी तरह से लगे हुए थे। गिरीश कर्नाड उन दिनों एफटीआई के मुखिया थे। हाँ, गिरीश कर्नाड थे। अंडर द ब्लू आपकी पहली डॉक्यूमेंट्री थी, ये कहीं उपलब्ध है अगर हम लोग देखना चाहें तो? ये फिल्म्स डिवीजन में उपलब्ध होगी, क्योंकि गोवा गवर्नमेंट के लिए हमने बनाई थी और फिल्म्स डिवीजन में ने रिलीज की थी। उस जमाने में आपको पता नहीं, आपको मालूम है कि नहीं, कि हर फीचर फिल्म के पहले सिनेमा हॉल में एक डॉक्यूमेंट्री उनको दिखानी पड़ती थी कंपलसरी। अच्छा। हाँ, ये रूल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि रेवेन्यू जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अंडर द ब्लू गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने मुझसे बनवाई थी। गोवा के जितने फेस्टिवल्स हैं उनके ऊपर में थी फिल्म ये, और ये फिल्म्स डिवीजन ने रिलीज की थी। और डांस बाय टू, द स्टोरी ऑफ फादर एंड डॉटर। हाँ, पाद द, ये बैलरीना थी यहाँ की, इंडिया की, फिरोजा फिरोजा लाली। लाली। जी जी। हाँ, उनकी लाइफ के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है। वो कहाँ से कहाँ बॉल्शॉय गई, लंदन बैले स्कूल में उन्होंने ट्रेन किया अपने आप को, सिंगापुर में ट्रेन किया था, लेकिन वो कभी भी किसी बड़े बैले परफॉर्मेंस में नहीं जा पाई। तो उनकी अजीबोगरीब दास्तान, और सारी जिंदगी डांस करती रही वो। उनकी और उनके फादर की कहानी थी। प्रकाश जी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस पूरे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा चमक आपकी आंखों में इस किरदार के जिक्र पर देखी है। कभी ऐसा नहीं आया ख्याल कि इस पर फिल्म भी बने? नहीं, ये अब तो है नहीं। वो उसी जमाने में मुझे मिली थी। मैं एक फिल्म बना रहा था, फिल्म डिवीजन के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी के ऊपर में आई थिंक सर उसकी टाइटल थी। फिल्म डिवीजन की फिल्म थी। उसी जमाने में मैं उनको मिला था एक छोटे से सीक्वेंस के लिए, और बातों बातों में मुझे लगा कि बहुत ही खूबसूरत जिंदगी है इनकी, फादर और डॉटर की, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर उसके ऊपर मैं फिल्म बनाई। और उसके सिलसिले में घूमना भी खूब हुआ? हाँ, गया मैं, यहाँ से रशिया गया, लंदन में गया, तो जहाँ जहाँ वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी वहां वहां गया। और फिर लंदन गया था तो मैं काफी दिनों तक वहां रह गया, क्योंकि फिल्म कंप्लीट करने में मुझे समय लग गया काफी। वो एक प्रसंग बहुत मार्मिक लगा जब आपने फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म बनाई, और ऋषिकेश मुखर्जी की जो रिएक्शन थी, मैं चाहता हूँ आप मेरे दर्शकों को वो जरूर बताएं, क्योंकि फिल्मकार प्रकाश झा, उनकी फिल्मों के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि आप लगातार बनाने आगे भी करेंगे, पर इन प्रसंगों पर अक्सर बात नहीं हो पाती है। नहीं, वो उस जमाने में ऐसा होता था कि फिल्म्स डिवीजन में जो फिल्म बनती थी ना, उस फिल्म को एक एक बोर्ड देखता था उसको सर्टिफिकेट देने के लिए। और बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, मैं उन दिनों लंदन में था। राइट्स जब हुए थे, मार्च का महीना था, मैं उसी समय वहां से निकलने वाला था। और बीबीसी में जब न्यूज रीडर ने
कहा कि इन द हिंदू स्टेट ऑफ बिहार द मुस्लिम्स आर बीइंग बुचर्ड। जिस तरह से अक्सर वो इस तरह के सेंसेशनल लाइफ के, आज भी वो कश्मीर के बारे में इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो सीधा कश्मीर नहीं इंडिया बोलते, एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। वो कभी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर नहीं बोलते हैं, जो पीओके बताओ, वो अपनी बायस उनकी रहती है। तो मैं वहां से निकला लंदन से, यहाँ आया, और हमें याद है थापा साहब होते थे उस समय चीफ प्रोड्यूसर, तो वो जानते थे मैं पहले फिल्म डिवीजन के लिए फिल्में कर चुका था। तो उनके पास मैं गया और मैंने कहा कि मुझे एक क्रू दीजिए, मैं बिहार शरीफ जाऊंगा और मैं ये फिल्म बनाऊंगा इसके ऊपर में, ये जो राइट्स हुए। और उन्होंने फौरन मुझे 4 लोगों का क्रू दे दिया, कैमरा साउंड, और हम ट्रेन में बैठ करके हम चले भी गए। घर जाने के पहले मैं सीधा बिहार शरीफ गया और वहां मैंने, राइट्स खत्म हो गए थे लेकिन वहां उसके जो अवशेष थे उस राइट्स के, इसीलिए मैं फेसेस आफ्टर स्टॉर्म कहता हूँ उस फिल्म को, तो शूट करके आया था। थोड़ी धारदार फिल्म थी, और जब फिल्म का शो खत्म हुआ उसके बाद में मैं बाहर खड़ा था, मेरा प्रोड्यूसर जो थे फिल्म डिवीजन के वो भी बाहर खड़े थे, और ऋषिदा निकले और वो चेयरमैन थे उस कमेटी के, तो उन्होंने कहा किसने बनाई है ये फिल्म, तो मुझे, हम तो डर गए, हम कहे क्या कर दिया क्या नहीं। और उसके बाद मैंने कहा सर मैंने बनाई है, तो वो मुझे उन्होंने पूरी तरह से जो है वो आलिंगन में ले लिया और बहुत इमोशनल हो गए, बोले बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है तुमने, अच्छा है, ऐसा है। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी। खैर, वो फिल्म्स डिवीजन ने बड़े शान से रिलीज की और 4 दिन में बैन हो गई। बैन हो गई? हाँ, 4 दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बैन कर दिया। साठे साहब उस वक्त थे, बसंत साठे, वो INB मिनिस्टर हुआ करते थे, और उन्होंने, मतलब जब मैं उनसे मिलने गया कि भाई हमारी फिल्म क्यों आपने बैन कर दी है, तो एक्चुअली हुआ ये था कि जगन्नाथ मिश्र जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के, उनकी थोड़ी क्रिटिसिज्म हो गई थी उस फिल्म में जी। और बिहार सरकार के हैंडलिंग की, किस तरह से उन्होंने इस राइट को हैंडल किया था, उसकी क्रिटिसिज्म हो गई थी जी। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, वो गए और वहां उन्होंने उसको बोल-बाल करके फिल्म को बैन करा दिया। बट मजे की बात कि उसी साल उस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ईयर का नेशनल अवार्ड भी मिला। वो पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मेरा था। कमाल है। अच्छा प्रकाश जी, इट्स टोटली योर कॉल। ये अभी बसंत साठी का इन सबका जिक्र आया, फिल्म मेकर के तौर पे आपको क्या लगता है कि सरकारों का इस तरीके के क्राफ्ट पर कितना दखल होना चाहिए? द ग्रेट डिबेट ऑफ सेंसर बोर्ड। देखो, हमारे और आपके कहने से कितना होना चाहिए और कितना है और कितना नहीं होना चाहिए वो होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ शुरू से ऐसा सिस्टम रहा है, समाज और जो है वो सरकार से ज्यादा मजबूत है। समाज में लोग जो हैं वो उस मानसिकता को रखते हैं जो किसी भी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मैं तो फेसेस आफ्टर स्टॉर्म से लेकर के आज तक लगभग हर फिल्म में मुझे किसी न किसी चीज से, किसी न किसी व्यक्ति से लड़ना ही पड़ा है, चाहे वो राजनीति बनाऊं तो, चाहे गंगा जल बनाऊं तो, चाहे आरक्षण बनाऊं, चाहे अपहरण बनाऊं, चाहे कोई फिल्म बनाऊं, कोई ना कोई उसमें तकलीफ में आ जाता है और वो फिर दिक्कत होती ही है। कभी कोर्ट में जाके मामला सॉल्व होता है, कभी ट्रिब्यूनल में सॉल्व होता है। ये चीजें हैं हमारे यहाँ और हम एज ए फिल्म मेकर इसको नेगोशिएट करते रहे हैं। हम तो समझ गए हैं अब कि ये होना ही होना है, लेकिन अपना जो करना है वो करते रहो। पर सर अगर जैसे हम लोग कई दफा अमेरिका की और दूसरे देशों की फिल्में देखते हैं, तो जो असल में पॉलिटिकल चीजें हुई उनको वो हूबहू दिखाते हैं और खूब धज्जियां उड़ाते हैं। मतलब दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट। हमारा समाज अलग है दोस्त, हमारा समाज बिल्कुल अलग है। हमारे समाज में तो एक फ्रिंज के 5-10 आदमी जाकर के हल्ला गुल्ला करके संजय लीला भंसाली की शूटिंग रोक देंगे। आरक्षण में अभी पिक्चर रिलीज भी नहीं होगी और मायावती जी हमारी आरक्षण को बैन कर देगी, पंजाब सरकार बैन कर देगी। यहाँ पे रामदास अठावले के लोग जो हैं वो इसी दफ्तर के बाहर आकर के वो पत्थर वत्थर फेंक रहे थे, अभी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ ये चीज है, लोग इसी तरह से काम करते हैं, लोग इसी तरह से विचार रखते हैं कि वो सोचते हैं कि जब हम चाहें तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और सिस्टम जो है उनको नहीं रोकता।
ये इस वजह से है क्योंकि हमेशा हमारी, और ये अच्छाई भी है, एक अच्छी चीज है, मतलब कि इसमें हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, हमारे यहाँ आप प्रोटेस्टर को नहीं रोक सकते, हमारे यहाँ आप विवादों को इस तरह से आप दबा नहीं सकते हैं, खुले हैं लोग, हर तरह की बात करते हैं, हर तरह की चीज होती है, मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ। ओके, मैं फिर से परीक्षा पे लौटता हूँ। आपने फिल्म बनाई, एक फिल्म सुपर 30 आई थी, और एक बिहार के पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ है संतोष कुमार। उनकी एक बिहार पे बड़ी अच्छी पॉलिटिकल बुक है, बिहार रूल्ड मिसरूल्ड। उसके कवर पर प्रकाश जी एक तस्वीर है जिसमें एक कॉलेज की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, और बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं, नकल पकड़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं, दिल्ली की सरकार बहुत दावा करती है कि हमने एजुकेशन में ये किया, और पिछले ही दिनों हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। इन सब चीजों के इतर एक नागरिक के तौर पर प्रकाश झा कैसे देखते हैं कि नटबोल्ट कहाँ बहुत ज्यादा ढीले हैं? क्योंकि सर, आप तिलैया में पढ़ लिए, मैं एक कानपुर की बोर्डिंग में पढ़ लिया, हम सक्षम थे, जो हैव्स और हैव नॉट की लड़ाई है, पर शिक्षा सर सबको मिल नहीं पा रही है। मतलब बहुत, इससे ज्यादा सपाट ढंग से मैं कह नहीं सकता हूँ, पर यही सत्य है। मतलब वो बहुत सामर्थ्य की चीज हो गई है। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर हम लोगों ने जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस गांव से लेकर के और मुफसिल से लेकर के और शहरों में सरकारी लेवल पे किए हैं, वो बहुत ही लचर हैं। उसमें व्यवस्था सही नहीं है, उसमें शिक्षक सही नहीं है, उसमें पाठ्यक्रम सही नहीं है, वो बच्चे किस तरह से पढ़ करके और बोर्ड में निकल जाते हैं। मतलब ये बात भी सही है कि चोरी चपाटी भी होती है और गलत तरीके से भी लोग निकलते हैं, बट ये भी मानिए आप इस बात को कि बहुत सारे बच्चे लगन लगा के पढ़ के और अच्छा रिजल्ट भी करते हैं, और किस तरह से करते हैं भगवान जानता है कि मतलब कितने उद्यमी और कितने कर्मठ हमारे बच्चे हैं। अच्छे स्तर की एजुकेशन सबको मिले, मतलब मैं नई पॉलिसी को लेकर के बड़ा खुश हुआ हूं कि कम से कम ये तो सरकार ने माना कि हम कम खर्च करते हैं, और 6% जीडीपी, 6% जीडीपी का काफी बड़ा अमाउंट होता है। अगर ये सही तरीके से खर्च हो जाए तो एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। खास करके हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो है शिक्षक की कमी। क्वालिटी शिक्षक की कमी इतनी जबरदस्त है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे देश में होनी चाहिए थी, कि जिस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन टीचर सर्विस होना चाहिए। वाह, दैट्स सम आइडिया। अगर इंडियन टीचर सर्विस, जिसमें कि टीचर बनने के लिए लोग लालायित रहें, वो इतनी सैलरी अच्छी होनी चाहिए और इतने बढ़िया उनको भविष्य उनका चमकना चाहिए कि टीचर, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आईएएस ना बन करके टीचर बने, तो इस देश का भविष्य बदल जाए। और वो फुल फ्लेजेड फुल टाइम उसी के बारे में सोचे इंडियन एजुकेशन सर्विस में, कि पढ़ाई के लेटेस्ट तरीके, सिलेबस के सब चीजें। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि एक बढ़िया शिक्षक जो है वो एक स्कूल को बदल देता है। कंप्लीटली एग्री सर। इंडियन टीचिंग सर्विसेज होना ही चाहिए, और ये जो 6% जो है ना, इसमें सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग पर मत जाइए, टीचर पे खर्चा कीजिए। क्योंकि टीचर अगर अच्छा होगा तो कहीं भी बच्चों को पढ़ा लेगा, और वो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न नीड है, मॉडर्न साइंसेज हैं या ह्यूमैनिटीज है, इन सारी चीजों को रखते हुए इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ देखो ना आप, हर जगह वो पिंक कलर की बिल्डिंग हर गांव में आपको मिल जाएगी, लेकिन पढ़ता कौन है? गाय भैंसे वहां पढ़ती हैं। मिड डे मील के लिए बच्चे चले आते हैं, खा के भाग जाते हैं। टीचर है नहीं, टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं टीचरों को। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखेगा? मुखिया कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, उनको कहते हैं शिक्षा मित्र। अब मुखिया क्या करेगा? इसलिए ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और अच्छे शिक्षक आने चाहिए और अच्छे उस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं इस पॉलिसी में जो अच्छी हैं। मैं समझता हूं कि थोड़े मंथन के बाद, वाद विवाद के बाद अच्छी चीजें निकल के आएंगी और ये जमीन पर अच्छे से लागू हो जाए, एज यू राइटली पॉइंटेड इट आउट, कि वो टीचर्स, आप मुझे टीचर्स का बता रहे थे, हम लोग कानपुर में दीनदयाल विद्यालय में पढ़े, वहाँ के बड़े लेजेंडरी प्रिंसिपल हुए ओम शंकर त्रिपाठी, और एक बीएनएसडी शिक्षा निकेतन था, वहाँ के बड़े लेजेंडरी प्रिंसिपल अंगद सिंह।
ये लोग इतने डेडिकेटेड थे कि जैसे एक लड़के से पूछा कि तुम्हारा मैथ में 100 में 98 क्यों आया, तो बोले वो आचार्य जी फलाना पोर्शन रिवाइज नहीं कर पाए थे, लाइट चली गई थी। वो बच्चा बाद में घर पहुंचा, उसके घर एक वो चार्ज वाली लाइट वो पहले रखा है प्रिंसिपल साहब अपने खर्चे से, कि भाई ये बताइए। बच्चा है, ये इसकी पढ़ाई इसलिए ना रुके कि लाइट नहीं आ रही। मतलब गजब का नहीं, हमारा डिवोशन होता, है। हम स्कूल में परीक्षा देकर के आते थे, मैथ्स की परीक्षा देकर के आते थे, चौधरी जी हमारे टीचर थे, डाइनिंग हॉल में हम लोग साथ में ही खाना खाते थे सैनिक स्कूल में, और उसके बाद हमारी तरफ देखते थे ऐसे, और कोई उनकी नजर में जो सवाल होता था मैं पलट के बोलता था, मैं बोलता कि सर आप एक नंबर मेरा नहीं काट पाइएगा इस बार, ऐसे बोलता था मैं। तो हम लोग का था ऐसा कॉन्फिडेंस, हम लोग का टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप इस तरह का था। वो नहीं होता, वो अब नहीं मिलता, वैसे टीचर हर जगह नहीं मिलते, और सही भी है, क्योंकि आप देखो ना क्या सैलरी देते हो आप टीचर को यार, आप शिक्षा मित्र बना रहे हो किस वजह से यार, आपको तो सबसे ज्यादा सैलरी देनी चाहिए इस देश के अंदर में, सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, सबसे ज्यादा सुविधा शिक्षक को मिलनी चाहिए, तभी बेस्ट टैलेंट आएगा उस फील्ड में। बिल्कुल आएगा, बेस्ट टैलेंट वहीं जाएगा। शिक्षक की बात हो गई, मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ। आप पता नहीं ये किसी सवाल का जवाब दे रहे थे तो वो दिमाग में ऐसे इमेज फ्लैश हुआ। एक्टर प्रकाश झा, तो क्या हम दोबारा से स्क्रीन पर देखेंगे आपको? अरे बिल्कुल देखेंगे भाई साहब, हम, हमारी एक फिल्म ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, अभी रेडी है रिलीज के लिए, जी। वो भी हमने पिछले साल ही शूट कर ली थी, उसका पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, वो फेस्टिवल वगैरह में भी आ रही है। अच्छा, क्या टाइटल है उसका? मैं उसका टाइटल आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अरे उसके लिए बाप रे, आपसे अलग से बात करूंगा, लेकिन ये पूरी जगह ऐस, तैयार हो। ऐस, ऐसा हाँ, कुछ ये एम्बार्गो रहता है क्या कि इसके बारे में नहीं करनी है? ये तो आपके प्रोडक्शन की फिल्म होगी ना? मेरी प्रोडक्शन की फिल्म जरूर है, लेकिन ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जिस परीक्षा को लेकर के कर रहे हैं, उसको उसी तक सीमित रखें। सिर्फ आपको बता दूं कि एक तैयार है पिक्चर, अच्छा। और दो स्क्रिप्टें तैयार है जो एकदम अगले साल बिगनिंग में, फिर हर साल एक फिल्म तो जरूर बनाऊंगा, मजा मैं आता है उसमें। हाँ, मजा आता है। आप क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों प्रकाश जी? किस तरह का साहित्य पढ़ते हैं? मैं इस वक्त बड़े इंटरेस्टेड होकर के, क्योंकि एक विषय पर काम कर रहा हूं जो पोस्ट मंडल इंडिया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया है, क्योंकि ये ऐसा रेवोल्यूशन हुआ जिसने देश को पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल दिया, अच्छाई के लिए बदला, उसकी पूरी तरह से अच्छाई सामने आई नहीं है, लेकिन जितने भी ये पात्र हुए, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो पोस्ट इंदिरा का पीरियड है, चाहे वो वीपी सिंह रहे हों, चाहे वो मोरारजी देसाई रहे हों, चाहे वो उस समय के जनता दल के सभी लीडर्स रहे हों, लालू रहे हों, मुलायम रहे हों, देवीलाल रहे हों, ये सब जो एक ऐसी संस्कृति निकली, और हमारे समाज में ओपन मार्केट इकोनॉमी आने के बाद में जिस तरह से समाज बदला, संबंध बदले, और जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा का पूरा रूप बदल गया, कि इस 90 के दशक में, मतलब हम ह्यूमैनिटीज, इतिहास, भूगोल, प्योर साइंसेस, सारी चीजें, लिटरेचर छोड़ करके हम इंजीनियरिंग पढ़ने लगे और हम मैनेजमेंट पढ़ने लगे। ये सारा बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, ये सारे जो हैं इस दशक में हुए हैं, इन 2 दशकों में, मैं उसके ऊपर मैं आजकल थोड़ा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ। द 3M, मंदिर, मंडल एंड मार्केट। मार्केट, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इस पे तो बड़ी मतलब दिलचस्प किताबें हैं। आप बता रहे थे तो मुझे वीपी सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है राम बहादुर राय ने लिखी है, मंजिल से जी ज्यादा सफर, जी, चंद्रशेखर जी की है रहबरी के सवाल, ये तो किताब, वो बहुत दिलचस्प टाइम फ्रेम है वो वाकई। और पढ़ने के अलावा मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि अ, हम सब लोग एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर प्रकाश झा के सिनेमा को देखते हैं। प्रकाश झा अपने कंटेम्प्रेरीज में किन लोगों का सिनेमा एडमायर करते हैं? सभी अच्छे काम कर रहे हैं यार। अरे सर, ये तो नहीं नहीं, ये सवाल बिल्कुल गलत मैंने है। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि कौन खराब फिल्म बना, मैंने कहा आपको सभी, पर्सनली किनका क्राफ्ट बहुत लुभाता है? मुझे सबका काम अच्छा लगता है, मुझे जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, देखो क्या है, हम, आप थोड़ी देर पहले हमसे सवाल पूछते ऐसा, हम फिल्म मेकर्स
जो हैं हम सब वैसे ही हैं, अच्छे हैं, अच्छे इंटेंशन वाले हैं, मेहनत करते हैं। ये फिल्म होती है, फिल्म जो है ना अपने आप में एक व्यक्ति है। हर फिल्म को हम जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, सजाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिल्म को सामने लेकर के आते हैं। वो फिल्म अपने आप में व्यक्ति हो जाता है, वो आपसे कनेक्ट करता है, कभी नहीं करता। तो हमारी फिल्म कभी अच्छी हो जाती है, कभी कनेक्ट कर लेती है, कभी नहीं होती उतनी अच्छी तो कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसलिए ये कहना कि कौन फिल्म, सब सब अच्छे हैं, चाहे वो सुधीर हो, चाहे वो केतन हो, चाहे वो कुंदन थे, चाहे वो सईद मिर्जा थे, चाहे वो अनुभव अभी आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे ने जिसने न्यूटन बनाई वो बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। तो बहुत सारे, हाँ वो सब बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं, बहुत अच्छे। और एक तो मैं सबके नाम अभी गिना नहीं पाऊंगा, लेकिन वो फिल्में जो है वो कभी कनेक्ट कर लेती हैं अच्छे से। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा परीक्षा से जुड़ा हुआ है कि क्या कोई इस तरह की एक सात्विक ख्वाहिश भी रहती है कि भाई मुझे एक स्टोरी जमी, मैंने बनाया, पर अगर इस देश में कभी भी इस पूरे एजुकेशन सिस्टम पर, एग्जाम सिस्टम पे एक बहस हो, तो उस बहस में ये फिल्म भी अपने हिस्से का योगदान दे, ऐसी कोई सात्विक महत्वाकांक्षा रहती है कि लोग बात करें, सोचें या नहीं? फिल्म मैं यही सोच के बनाता हूं कि अच्छी कहानी बने और जो दर्शक देख रहा है उसके साथ कनेक्ट करे, उसको उलझा के रखे। फिल्म का पर्पस वही रहता है। अब वो हर आदमी जो है ना, हर चीज को देखने के बाद में अपने रेफरेंसेस, अपने सोच, अपनी समझ के हिसाब से कुछ न कुछ और जोड़ लेता है। आप किताब पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, उसका मतलब कुछ और निकलता है, दूसरा आदमी पढ़ता है, उसका मतलब कोई और निकलता है। फिल्मों के साथ भी यही होता है। तो अगर वो कुछ सोच समझ करके ले गया उसके साथ में तो बहुत अच्छी बात होती है, ना ले गया, कम से कम एंजॉय कर लिया उसने, तो वो सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है। अच्छा प्रकाश जी, मेरा आखिरी सवाल, और ये फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो ये है कि यू आर वेरी फिट। क्या आप योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं कि खूब फिल्में बनाते रहे? कई फिल्म मेकर दोस्त मजाक में कहते हैं कि बोले, जैसे आपने अनुभव का जिक्र किया या अनुराग या विशाल भाई, सब लोग बोलते रहते हैं नहीं अब तो और फिट रहना है और फिट होना है। यू आर वेरी फिट, टच वुड। मैं एक्टर हूं, मुझे फिट तो रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट मैं एक और चीज बोल देता हूँ बिफोर आई फिनिश दिस, कि मेरे दिमाग में ऐसा है, पता नहीं, मतलब मैनरिज्म, ऑब्जर्वेशन और वो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी तो सिर्फ एक फैक्टर है, कि अगर कभी कोई बिहार की सियासत पर फिल्म बनाए, जैसे संकर्षण ठाकुर ने वो ब्रदर्स बिहारी करके 2 ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो सर वो नीतीश कुमार का जो रोल है वो आप ही को करना चाहिए। जस्ट मतलब आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि वो नीतीश बहुत ही महीन किस्म के पॉलिटिशियन है, ज्यादा बोलते नहीं है, कंट्रोल रखते हैं, और आई डोंट नो, आई मीन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर टू पोर्ट्रे। जी, बहुत ही उम्दा किस्म के आदमी हैं, बहुत ही अच्छे। हालांकि बहुत दिनों से हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत प्रभावित उनके कामकाज से हूं, और मैं समझता हूं कि जितना भी किया है उन्होंने, जो कुछ भी किया है वो अपने बूते के हिसाब से काफी अच्छा किया है। और करने की तो कोई सीमा नहीं होती। मतलब हम बिहार में कई एक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बीच में कोई आदमी कुछ भी कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। रामविलास पासवान जी के टच में हैं अभी भी आप? नहीं, मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ टच में नहीं हूँ। 6 वर्ष हो गए, पिछले चुनाव के बाद में किसी के साथ नहीं। सर ये अब तो आप खूब मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं काफी टाइम से लगातार, कभी ऐसा भी हुआ कि भोजपुरी फिल्में भी प्रोड्यूस करें, या आपने की हो, मुझे जानकारी ना हो? नहीं, वो बनता नहीं है, इसलिए नहीं बनता, उसकी इकोनॉमिक्स नहीं बनती है, क्योंकि हम जिस स्केल की और जिस तरह से फिल्में बनाना चाहते हैं वो उस स्केल की इकोनॉमिक्स बनती नहीं है भोजपुरी में। और जिस तरह के विषय लोग देखते हैं और जिस तरह के थिएटर्स उसके एग्जीबिशन के लिए, मैं समझता हूँ कभी कुछ ऐसा हो सकता है शायद कि कभी कुछ बहुत बढ़िया विषय आ जाए जो कि यूनिवर्सल सा विषय हो, कि भोजपुरी में ही बने लेकिन सब लोग देखें उसको। शायद वैसा कुछ होगा तो बनाऊंगा जरूर। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे इंतजार रहेगा कि तसल्ली से एक फिल्म से इतर बहुत सारे विषयों पे आपसे बात का मौका मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप ललित बिल्कुल, पावर्ड कभी फिर 2 बार बात करेंगे। आपको अपनी फिल्म जो बनी है उस पर बात करेंगे, और अभी वेब सीरीज है उस पर जी बात करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू लवली टॉकिंग टू प्रकाश जी। यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।